गुड आफ्टरनून दोस्त, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। गुड आफ्टरनून इसलिए बोल रहा हूँ कि आज सुबह वीडियो नहीं बन पाया था, थोड़ा लेट हो गया तो दोपहर के बाद बना। सुबह क्लासें लग गई, थोड़ा लंबी क्लास चल गई, इस वजह से टाइम नहीं मिल पाया। तो आज वीडियो आप लोगों को दोपहर के बाद वाला शूट हो पाया इसलिए। ठीक है, ऑफ क्लास जो ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं उनको भी हमने दोपहर के बाद ही बुला लिया था कि भाई ये जो लेखपाल वाली क्लास चलेगी ऑनलाइन या ऑफलाइन वो आज दोपहर के बाद चलेगी। ठीक है, तो सभी लोगों ने रिवीजन किया होगा। अभी तक हम लोग कितने सेट लगा लिए हैं? कितने? 9। गुड, 9 सेट लगा लिए हैं। आज 10वां सेट है। किसका? लेखपाल सीरीज का ये 10वां सेट है। तो अभी तक 9 सेट में आप लोगों को कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई परेशानी, ऐसा मतलब एक भी क्वेश्चन ये लग रहा हो कि नहीं दोबारा पूछने की जरूरत है, समझ में नहीं आया, या कोई कंफ्यूजन हो, या एकदम अनसुना अनसुना सा लग रहा हो, या अगर पहली बार सुने हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया, ऐसा कोई क्वेश्चन है अभी तक 9 सेट में? बताइए। लगभग 100 क्वेश्चन तो ही गए होंगे आपके पास। तो 100 क्वेश्चन में 1, 2 या 5 भी ऐसा क्वेश्चन जो ये लग रहा हो कि उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की जरूरत है, हमें दोबारा पूछने की जरूरत है, उसके एक्सप्लेनेशन या कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है, तो ठीक है, हम भी यही चाहेंगे कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लास में ही समझ में आ जाए, और जो क्लास में ना समझ में आ जाए उसे पूछने की स्थिति में हो तो आकर ऑफिस में पूछ लें, बात कर लें, उस पर डिस्कस कर लें, जो भी क्वेरी है आपकी वो खत्म हो जाए और जो आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। ठीक, आज हम लोग लेखपाल सीरीज का अगला हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। सेट 10 का पहला क्वेश्चन देखिए, लेखपाल सीरीज का सेट 10 का पहला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और थोड़ा टफ लगेगा आप लोगों को, लेकिन है बहुत प्यारा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? क्योंकि हम आपको बोले थे कि हम लोग क्या करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा आसान भी रहेगा, थोड़ा टफ भी रहेगा, क्योंकि चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम हो, लेखपाल का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो, किसी एग्जाम के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कुछ भी पूछ ले रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं, अभी एसआई में आप लोग देखिए आसान से आसान क्वेश्चन पूछ लिया, जो सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग वो पूछेगा, टफ से टफ क्वेश्चन भी पूछा है। तो हम लोगों को इस तरह अपने आप को प्रिपेयर करना है कि चाहे जहां से तुम पूछ लो, हम अपने लिए तैयार हैं, हम तुम्हारा जवाब दे के रहे हैं, तुम्हें भी हम दिखा दें कि हमारे तर्कस में कितना तीर है। ठीक है, चाहे तुम जितने बड़ी लड़ाई लड़ना चाहो, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। ओके, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है? भारत ने न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश से ली है? आपके पास ऑप्शन है, ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी आयरलैंड। ठीक है, कोई इसका उत्तर बताएगा? हालांकि उत्तर चमक रहा है बोर्ड पे, लेकिन फिर भी पहले से पता था। ठीक, तो एक आध दो लोगों को पता भी रहा होगा पहले से, अच्छी बात है। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका, बी। जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा भारत ने कहां से लिया था? अमेरिका से लिया था। अब आप लोग जानते ही होंगे कि जब संविधान बना, हमारा देश का संविधान बनाया गया संविधान विद्वानों के द्वारा, तो उन्होंने क्या किया, संविधान कई देशों से उन्होंने कई टुकड़ों में कई चीजें ली, कुछ अमेरिका से लिया, कुछ सोवियत संघ से लिया, कुछ फ्रांस से लिया, कुछ ब्रिटेन से लिया, कुछ कनाडा से लिया, कुछ जर्मनी से लिया। इस तरह कई देशों से कुछ अच्छी चीजें जो हुई वो ले लिया गया। इसीलिए कभी कभी कुछ विद्वानों ने भारत के संविधान को उधार का संविधान संज्ञा दिया है, हालांकि ऐसा नहीं है। विद्वानों का यह कहना है कि भारत के लोगों ने उधार लेके संविधान का निर्माण किया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक प्रकार से भ्रमित करने वाली चीज है। हाँ, हमने अच्छी चीजों को जरूर एक्सेप्ट किया, करना भी चाहिए। हमारे संविधान विदों ने, संविधान बनाने वाले लोगों ने विश्व के संविधान को पढ़ा, विश्व के अच्छी चीजों को ग्रहण किया और उसे अपने संविधान में अंगीकार कराया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि 100% हम लोगों ने कहीं से उधार लिया या फिर 100% किसी की कॉपी किए हैं। हमें जो अच्छा लगा उसको एट इट ले लिए, जो अच्छा नहीं लगा उसको मॉडिफाई करके लिए, और कुछ हम लोगों ने अपने से बनाया। ठीक है, तो उसी कड़ी में जो न्यायिक पुनरावलोकन था
उसको हम लोगों ने अमेरिका से लिया, क्योंकि ये अमेरिका के संविधान में पहले से था। अब आते हैं व्याख्या। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा अमेरिका से ली गई है, जिसके तहत न्यायालय कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच करता है। अब पुनरावलोकन का मतलब क्या होगा, यदि मान लीजिए आपको कोई डिसीजन है और वो डिसीजन सही नहीं है तो उस पर क्या होगा, पुनरावलोकन होगा, फिर से उस पर रिव्यू होगा, उसका फिर से जांच पड़ताल होगी कि ये सही है कि नहीं है, और यदि गलत है तो उसे वापस लिया जाएगा और सही है तो उसे आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। तो ये अच्छी चीज है समाज के लिए, देश के लिए, व्यक्ति के लिए, है ना, सबके लिए। भाई हो सकता है गलती किसी से हो सकती है, कोई भी व्यक्ति अगर गलत डिसीजन देता है तो इसका मतलब थोड़ी है कि नहीं उसको हम रिवाइव नहीं कर सकते, हम लोग उसको वापस ही ले सकते। तो ऐसे कानून में प्रावधान किया गया कि पुनरावलोकन भी हो सकता है, उसका पुनरीक्षण भी हो सकता है, और उन कानूनों को संवैधानिक जांच भी की जा सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत? गुड, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन आइए, इस सेट का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इकोनॉमी से, अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट कर है? ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? जीएसटी, बी है कस्टम ड्यूटी, सी है आयकर और डी है उत्पाद शुल्क। कौन सा कर भारत में अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है, यही प्रश्न है। ऑप्शन है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, आयकर, उत्पाद शुल्क। तो सही उत्तर है आयकर, मतलब कि सी, इसका सही उत्तर है आयकर। अब व्याख्या देखिए, आयकर प्रत्यक्ष कर है, ठीक है, जबकि जीएसटी, कस्टम ड्यूटी और उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, नहीं है। ठीक है, हम बहुत पहले भी आपको लगभग पहले या दूसरे सेट में बता चुके हैं कि ये वाला पोर्शन पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, गलती यही हो जाती है। पता चला हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, प्रेशर भी रहता है एग्जाम का, हालांकि उसी प्रेशर को हम लोग को रिलीज भी करना है। निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है, जल्दी जल्दी पढ़ लिए, नहीं छोड़ दिए, इसमें से पता सीधे सीधे हमें जो अप्रत्यक्ष कर दिया हमने मार दिया उस पर टिक। यही नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे नहीं है, इसमें से एक कर है आयकर। आयकर क्या है? प्रत्यक्ष कर है। आयकर प्रत्यक्ष कर है, जबकि जीएसटी, कस्टम ड्यूटी और उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स व्यक्ति सीधे सरकार को देता है। ठीक, प्रत्यक्ष कर वैसे कर होते हैं जिसमें व्यक्ति जो अपना कर है टैक्स सीधे किसे देता है? सरकार को देता है। अप्रत्यक्ष क्या होगा? अप्रत्यक्ष का मतलब कि एक और भी कोई माध्यम होगा जो सरकार को देगा, आप डायरेक्ट सरकार को नहीं देंगे, मतलब आप किसी और को देंगे और वो सरकार को देगा, ऐसा बीच में कोई बिचौलिया होगा या कोई एक माध्यम होगा जो आपको डायरेक्ट नहीं जुड़ने देगा गवर्नमेंट से। अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स उपभोक्ता से वसूला जाता है, जैसे जीएसटी, कस्टम, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कई अप्रत्यक्ष करों की एकीकृत किया जाता है। ठीक है, इसमें कई अप्रत्यक्ष कर को एक इकट्ठा किया जाता है और उसको फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो ये है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। तो क्वेश्चन क्या था? अप्रत्यक्ष कर नहीं है। कौन सा नहीं है? आयकर, क्योंकि आयकर क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। इसमें हम सीधे क्या करते हैं? अपना टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है भारतीय संविधान को, ऑप्शन बी है 44वां संशोधन, सी है 73वां संशोधन और डी है 1215 का मैग्ना कार्टा। तो सही उत्तर है 44वां संशोधन, अर्थात 44वें संशोधन को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों? व्याख्या देखिए, 44वें संशोधन, संविधान संशोधन 1978 ने आपातकालीन शक्तियों को सीमित किया और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा की। मतलब 44वें संशोधन द्वारा आपको पता होना चाहिए कि 42वें संशोधन को हम लोग क्या बोले थे? मिनी संविधान बोले थे ना। तो उसमें कई ऐसे चीज को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में जो जरूरत थी, लेकिन उसी कड़ी में कुछ ऐसा भी चीज जुड़ा जिसकी जरूरत नहीं थी। हर गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से किसी चीज को जोड़ती है, कुछ गवर्नमेंट उसको हटाती है। तो उसमें क्या किया गया था कि आपातकालीन शक्तियों को सीमित किया गया। मतलब गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसी भी शक्ति थी जो आपातकालीन स्थिति में लगाकर और नागरिकों के अधिकार को सीमित करती थी, उसे छीन लेती थी।
मतलब नागरिक का जो अधिकार है उससे बहुत लिमिट कर देती थी। व्यवहारिक क्या होता था, नागरिक अपने अधिकारों के मामले में पंगु हो जाता था। इसी चीज को हटाने के लिए 44वां संविधान संशोधन लाया गया और जिसमें आपातकालीन शक्तियों को सीमित कर दिया गया, उन शक्तियों को भी कम कर दिया गया जिस शक्तियों का फायदा उठा के गवर्नमेंट कोई काम कर सकती थी या फिर लोगों की स्वतंत्रता को बाधित कर सकती थी। नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मतलब संविधान का या देश का या राज्य सरकार का पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, अपने नागरिकों की स्वतंत्रता, नागरिकों की खुशी। भाई घर का मालिक होता है तो उसका क्या मतलब होता है, घर के मालिक को क्यों बनाया जाता, ताकि वो अपने घर के सभी सदस्यों को क्या कर सकते, खुशहाल रख सकते, उनको स्वतंत्रता दे सके, उनके इच्छा अनुसार कार्य कर सके, उन्हें सही डायरेक्शन दे सके और उनके जीविका का उचित प्रबंध कर सके, तभी तो वो मालिक है, वरना किस काम का मालिक। तो सरकार का भी ये काम है कि अपने देश के नागरिकों को उनके उचित अनुचित का ख्याल रखते हुए उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखे, उनको लिविंग जो उनके स्टैंडर्ड उसे बनाए रखे, उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दे कि वो हर काम कर सके। ठीक है, तो उसी के लिए 44वां संशोधन लाया गया और भारत को मैग्ना कार्टा कहा गया, इसीलिए 44वें संशोधन। क्यों? क्योंकि भारत का मैग्ना कार्टा इसीलिए कहा गया ताकि वो नागरिकों की स्वतंत्रता जो बाधित हो रही थी उसे फिर से बहाल किया जा सके। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ठीक है, गंगा नदी के बारे में तो बता ही आप लोग भी जानते हैं। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और महानदी। तो इसका सही उत्तर है गोदावरी। क्या है उत्तर बी, गोदावरी। अब आते हैं व्याख्या देखते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी होने के कारण दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी जो नदी है वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, जैसे गंगा नदी है। गंगा नदी क्या सबसे बड़ी नदी है हमारे यहाँ प्रवाह के मामले में, तो उसी तरह दक्षिण भारत में जो प्रवाह के मामले में सबसे बड़ी नदी है वो कैसी है? गोदावरी। इसीलिए गोदावरी को दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी रिवर भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, दक्षिण गंगा कहा जाता है क्योंकि लंबाई इसकी अधिक है, धार्मिक इसके महत्व अधिक है और ये कई राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये क्या है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। इसके अलावा क्या है इसकी विशेषता? लंबाई भी इसका अधिक है, लंबी स्वाभाविक से लंबाई अधिक होगा। धार्मिक महत्व जैसे उत्तर भारत में गंगा का महत्व है वैसे ही दक्षिण भारत में गोदावरी का महत्व है और कई राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे गंगा कई राज्यों से होकर गुजरती है, इसीलिए इसे दक्षिण भारत की है गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री से, इतिहास। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य क्या था? आप जानते हैं कि जब अंग्रेज आए, ब्रिटिशर्स आए, तो भारत पे शासन करने के लिए उन्होंने कई चीजें अपने अनुसार लागू किया, अपने अनुसार व्यवस्थित किया। उसी में पिट्स इंडिया एक्ट भी होता है, 1784 है, 1813 है, कई ऐसे लाए उन्होंने, 1785 भी होगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से वो भारत पे कैसे शासन कर सके इसका जिक्र वो अपने यहाँ पे व्यवस्थित करते थे, बनाते थे। तो उसी के बारे में बताया गया कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन क्या है? व्यापार को बढ़ावा देना, बी ऑप्शन है कंपनी शासन समाप्त करना, सी ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाना और ऑप्शन डी है भारतीयों को अधिकार देना। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ब्रिटिश शासन का नियंत्रण। अब सीधी सी बात है कि कोई भी विदेशी गवर्नमेंट होगी वो ये थोड़ी चाहेगी कि हम ऐसा कानून लाएं जिससे कि उस देश के नागरिकों की स्वतंत्रता बढ़ जाए, संभव ही नहीं है। और वो भी ब्रिटिशर्स के लिए तो और नहीं संभव था, क्योंकि वो तो कॉलोनी बनाना चाह रहे थे, वो तो उपनिवेशवाद के सिद्धांत पे चल रहे थे, वो तो हमें गुलाम बनाए हुए थे या गुलाम बनाना चाह रहे थे। तो कोई भी मालिक ऐसे कैसे संभव है वो चाहेगा कि गुलाम ही मालिक की स्वतंत्रता पे हावी हो जाए या फिर गुलाम भी स्वतंत्र हो जाए। तो उनका सबसे मेन जो उद्देश्य था पिट्स इंडिया एक्ट लाने का, उसमें भी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसमें यह था कि ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण को बढ़ाना था। मतलब भारत पे ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था और अधिक कैसे हो जाए,
किस तरह हम उसको भारत को और अधिक से अधिक गुलाम बना सकते, उनके संसाधनों पे कब्जा कर सकते। ठीक है, अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इस अधिनियम से ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, क्या किया ब्रिटिश सरकार ने? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पे, उनके प्रशासन पे नियंत्रण। हमारे यहाँ क्या करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या की थी, हम लोगों से व्यापार करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे हमारे एरियाज में, हमारे समाज में, हमारे व्यापार में घुल मिल गई। फिर वहां से उसने व्यापार करना शुरू किया और हम पे कब्जा करना शुरू किया। लेकिन ब्रिटिशर्स को यह लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जाके ब्रिटिश के लिए तो कम, खुद के लिए ज्यादा काम कर रही है, खुद के लिए लाभ कमाने के चक्कर में ज्यादा लाभ कमा रही है। उसने क्या किया, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से उसने क्या किया, ब्रिटिशर्स जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पर नियंत्रण स्थापित कर दिया, उस पर कब्जा करना, उस पर प्रशासन चलाना ज्यादा मतलब कब्जा कर दिया, नियंत्रण कर लिया, ताकि उसके माध्यम से पूरे भारत पे शासन और बढ़ाया जा सके। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट ने डुअल कंट्रोल शुरू किया। डुअल कंट्रोल हो गया, एक तो कंपनी पे और सीधे फिर भारत पे। बोर्ड ऑफ द कंट्रोल ब्रिटिश सरकार प्लस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी, यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को सुधारने के लिए था। इंपॉर्टेंट, कंपनी खत्म नहीं हुई, सिर्फ नियंत्रण बढ़ा। मतलब ऐसा नहीं कि ये पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया और ये कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे शासन कर रही है या भारत से व्यापार कर रही है उसको समाप्त कर दिया जाए, कंपनी को हटा दिया जाए। अब क्या करेंगे, ब्रिटिशर सीधे या ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधे व्यापार करेगी या शासन करेगी, ऐसा नहीं किया गया। डुअल व्यवस्था कर दिया गया, बोला गया कि तुम भी शासन करो, तुम भी व्यापार करो, लेकिन किसके नियंत्रण में, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण, मतलब हम भी करेंगे। तो इस तरह दो सरकारों का मिला जुला रूप हो गया। एक हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश सरकार और दूसरा हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात कंपनी। मतलब एक हो गई कंपनी और दूसरा हो गया ब्रिटिश सरकार, और ये दोनों मिलके क्या किए, भारत पे शासन करना शुरू कर दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला देखिए। हरित क्रांति के दौरान भारत में सबसे अधिक लाभ किस फसल को हुआ? कोई भी क्रांति आती है खासतौर पर फसलों से संबंधित, तो उसका कोई ना कोई लाभ होता है। जैसे हम लोग श्वेत क्रांति पढ़े थे ना, ग्रीन रेवोल्यूशन भी पढ़े थे, हरित क्रांति, और भी कई क्रांतियां हैं, तो उनका कोई ना कोई एक एम होता है, कोई लक्ष्य होता है, उससे कुछ ना कुछ फसल या जो कुछ भी पदार्थ होता है वो ज्यादा लाभान्वित होता है। उसमें सभी नहीं होते, कुछ हो ज्यादा होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के दौरान भारत में सबसे अधिक लाभ किस फसल को हुआ? ऑप्शन ए है चावल, बी है गेहूं, सी है दाल और डी है गन्ना। तो सबसे अधिक लाभ हुआ था बी, गेहूं को। ठीक है, हरित क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव गेहूं उत्पादन पे देखा गया था, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में। इन दो राज्यों में देखिए तो गेहूं का उत्पादन एक तरह से बूम पकड़ लिया, मतलब बहुत तेज ग्रो किया। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा जो मिला वो पंजाब हरियाणा के किसानों को मिला, कुछ पश्चिम यूपी के भी किसान को, जो कि गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक आगे बढ़ गए। HYV सीड्स, उसके लिए एक स्पेशल सीड्स आई थी, HYV प्लस फर्टिलाइजर्स प्लस इरिगेशन व्यवस्था। मतलब ये तीन चीजें ऐसी थी जो इस हरित क्रांति में गेहूं के उत्पादन को बहुत अधिक बढ़ा दी थी। कौन कौन से? पहला इरिगेशन व्यवस्था ला, सिंचाई वाला व्यवस्था। फर्टिलाइजर्स, बहुत अधिक फर्टिलाइजर्स, बाद में हालांकि इसका नुकसान हुआ, वहां की भूमि बंजर होने लगी तो और ज्यादा सुधार किया गया। और तीसरा था HYV सीड्स, ये भी बाहर से मंगाया जाता था। सबसे अधिक प्रभाव पंजाब हरियाणा पश्चिमी यूपी में MS स्वामीनाथन को में पड़ा था। यहां तक खत्म। ठीक है, कहां कहां? पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब में। किसके माध्यम से? HYV सीड्स के माध्यम से, फर्टिलाइजर और इरिगेशन के माध्यम से। ठीक है, अब हरित क्रांति का जनक किसे कहा था? MS स्वामीनाथन को। शायद ये हम आपको पहले बता दिए, जनक वाला चीज बता चुके। हालांकि धान के उत्पादन, राइस के उत्पादन पे भी इसका प्रभाव पड़ा था, लेकिन गेहूं के उत्पादन में कई गुना तेज वृद्धि हुई, इसलिए ज्यादा प्रभाव गेहूं के उत्पादन पे पड़ा। इसीलिए कहा था कि गेहूं का उत्पादन पे सबसे अधिक फायदा इसे मिला। तो क्या हो गया इसका? हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। ये भी आप लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, आता है ये क्वेश्चन। सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं पे, क्यों? HY सीड्स, फर्टिलाइजर और इरिगेशन के माध्यम से। कहां कहां सबसे ज्यादा? पंजाब और हरियाणा और पश्चिम
यूपी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ड्यूटीज में कौन सा नहीं आता है? ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सा नहीं है? पहला, संविधान का पालन करना। बी ऑप्शन है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। सी ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार देना। और डी है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो इसमें है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, नहीं है। अब आते हैं उत्तर, इसका सी होगा, शिक्षा का अधिकार देना। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। ये कहा किया गया? फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। मतलब अगर हमारे नागरिकों को या हमारे देश के बच्चों को अगर शिक्षा का अधिकार, शिक्षा नहीं मिल रहा है, मान लीजिए गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है या कहीं भी पढ़ रहा, अगर उसे प्रॉपर शिक्षा नहीं मिला तो जाके क्या कर सकता है? कोर्ट में दाखिल कर सकता है, आरटी डाल सकता है कि भैया क्या पिटिशन डाल सकता है कि हमें शिक्षा का अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ये आर्टिकल 21 में मेंशन है। मतलब शिक्षा का अधिकार कर्तव्य नहीं, अधिकार है हमारा। जो शिक्षा का हमें शिक्षा मिलनी चाहिए वो हमारे कर्तव्य तो ही है भाई। सभी पेरेंट्स का या सभी लोग अभिभावक का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा दें, लेकिन न दे तो उसके विरुद्ध वो कोर्ट भी जा सकता है। ये क्या है? उसका अधिकार है। जबकि अन्य विकल्प मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा संविधान का पालन करना ये अधिकार नहीं है, कर्तव्य है हमारा। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना यह भी कर्तव्य है। और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना भी हमारा क्या है? कर्तव्य है। ठीक है, अब मौलिक कर्तव्य पार्ट 4A में है, आर्टिकल 51A। मतलब संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 51A में। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में दिया गया और यह 86वें संशोधन 2002 से जोड़ा गया। मतलब इसके पहले ये मौलिक अधिकार नहीं था। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना? 2002 में। किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो देखिए इसमें इस एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो ये मिल गया, मौलिक कर्तव्य, शिक्षा का अधिकार मौलिक कर्तव्य। ठीक है, कब जोड़ा गया? 86वें संशोधन 2002 में जोड़ा गया। किस पार्ट में ये मौलिक अधिकार? 21 में, मतलब अनुच्छेद 21 में है। और मौलिक कर्तव्य की जो बात हो रही है वो मौलिक कर्तव्य किसमें है? अनुच्छेद भाग 4A में, अनुच्छेद 51A में। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको मिल गए एक क्वेश्चन से। सब अच्छे क्वेश्चन मिले, इंपॉर्टेंट मिले। अगला क्वेश्चन देखिए, इस सेट का अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है भारत में? अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें, डेंसिटी की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पे है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार में, उत्तर सी। व्याख्या देखिए, बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में बहुत अधिक जनसंख्या प्लस कम क्षेत्रफल है। स्वाभाविक सी बात है, जहां क्षेत्रफल कम रहेगा लोगों को रहने के लिए जगह कम होगा। पता चला 1 किलोमीटर में 10,000 लोग रह रहे हैं और कहीं 1 किलोमीटर में 100 लोग रह रहे हैं। तो जहां 10,000 लोग रह रहे हैं वहां डेंसिटी ज्यादा हो गई, क्योंकि वहां क्षेत्रफल उतना ही था लेकिन जनसंख्या बढ़ गया। जबकि क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज्यादा है। वही बात ये बता रहे हैं। डेंसिटी इक्वल टू पॉपुलेशन बटे एरिया, इसे निकाल सकते हैं हम लोग। यूपी पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन एरिया भी बड़ा। अब बिहार के से अगर तुलना करेंगे तो यूपी का जनसंख्या क्या है? ज्यादा है, लेकिन एरिया भी ज्यादा है, इसलिए जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार से यूपी कम है। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा डेंसिटी, क्यों? बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा डेंसिटी जहां हो जाएगी वहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या होगा। अगर सबसे ज्यादा तो वहां पे घनत्व कम है। जैसे बिहार में घनत्व तो कम है लेकिन जनसंख्या ज्यादा। वहीं यूपी में देखें आप तो जनसंख्या ज्यादा लेकिन क्या है? वहां का एरिया भी ज्यादा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है और इकोनॉमी से है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं।
मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को मापने के लिए भारत में मुख्य सूचकांक कौन सा है? किसके माध्यम से हम भारत में मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन को मापते हैं? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है जीडीपी, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई और डी है 11P। तो सही उत्तर है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके माध्यम से हम लोग इसको नापते हैं। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। वर्तमान में भारत में मुद्रास्फीति मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, सीपीआई को प्राथमिकता दी जाती है। इसी के माध्यम से हम नापते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता स्तर पर कीमत मापता है, जबकि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में सीपीआई को टारगेट करता है। ठीक है, अगर आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चलाती है, मुद्रा के बारे में देखती है, अर्थव्यवस्था के बारे में देखती है, कर को बढ़ाना घटाना होता है, तो किसकी जांच करती है? सीपीआई की जांच करती है। ठीक, इसी को टारगेट करती है। वहीं डब्ल्यूपीआई होल प्राइस इंडेक्स है थोक स्तर पे, अब सेकेंडरी है। पहले डब्ल्यूपीआई के माध्यम से हम लोग या आरबीआई देखती थी, होल प्राइस इंडेक्स के माध्यम से देखती थी और इन्फ्लेशन को नापती थी, लेकिन वो बाद में सेकेंडरी हो गया। फर्स्ट प्राइमरी क्या हो गया? सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो अभी एग्जाम में क्या पूछा था? यही पूछा था, सीपीआई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इस सेट का अगला क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय क्या है? यूनाइटेड नेशन, यूएन का मुख्यालय कहाँ पे है, कहाँ स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन है जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क और वियना। जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क और वियना। तो सही उत्तर क्या है? न्यूयॉर्क, अर्थात सी। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन यूएन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क का है अमेरिका में। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यूयॉर्क। जेनेवा में डब्ल्यूएचओ और आईएलओ का है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आप लोग याद करिएगा। जेनेवा, वियना में आईएईए का है और पेरिस में यूनेस्को का है। तो ये चार चीज भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक जगह से चार चीज आपको मिल जाएंगी। तो यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क हो गया। जेनेवा डब्ल्यूएचओ आईएलओ का जेनेवा में है, आईएईए का वियना में है और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन आसान थे, अच्छे क्वेश्चन है, पढ़ने में भी आपको मजा आया होगा। ऐसा कहीं नहीं लगा होगा कि बहुत टफ है या फिर टफ है तो उसे टफ आसान बनाया गया उसका एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। तो कोई दिक्कत किसी तरह की? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लोगों की क्लास बेसिकली सुबह ही रहेगा। एक आध दो दिन कुछ क्लास सुबह लंबा चलने की वजह से ऐसा करना पड़ा, लेकिन फिर हम लोग अपने ही शेड्यूल पे रहेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहेंगे। आज इतना ही। आज जो 10वां सेट था, 10 सेट में 10 क्वेश्चन आपको बता दिए गए। क्वेश्चन को रिवीजन करके आइएगा। मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ, रोज बोलता हूँ, डेली बोलता हूँ, फिर बोल रहा हूँ। रिक्वेस्ट रहता है मेरा, आप लोगों से अनुरोध रहता है कि आप लोग क्वेश्चन को क्या करके आएंगे? रिवीजन करके आएंगे, जाके कॉपी में बंद करके नहीं आएंगे। ठीक है, तो रिवीजन करके आइए ताकि मैं कल आप लोगों से पूछ पाऊं और आप लोग हमें बता पाए। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।